जिस विषय पर मैं अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहती हूँ उसका शीर्षक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। पर्यावरण में कुछ भी जिसका हम उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं वन, वन्यजीव, पानी, कोयला और पेट्रोलियम। प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के लिए विकास का एक साधन है, परंतु यह विकास सतत होना चाहिए। जो विकास वर्तमान बुनियादी मानवीय ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होता है, वह उनकी ज़रूरतों के पूर्ति के लिए संरक्षित रहता है, उस विकास को हम सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण को नुकसान या विनाश से बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण अति आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करें ताकि सतत विकास प्राप्त किया जा सके और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी किया जा सके। सभी चीज़ें जिनका हम उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं, जैसे कि भोजन, कपड़े और इनके साथ साथ और भी संसाधन, ये सब इस धरती के संसाधनों से प्राप्त होते हैं जो कि सीमित हैं। जिन कारणों से हमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है वो इस प्रकार है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अतएव यह बहुत आवश्यक है कि हम इन संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करें, जिससे कि हमारी ज़रूरत के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है और अल्पकालिक लाभ के लिए उनके शोषण को रोकता है। उचित प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित कर सकता है ताकि सभी लोग इन संसाधनों से लाभान्वित हो सकें। उचित प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण या उपयोग के दौरान पर्यावरण को होने वाली क्षति को ध्यान में रखता है और इस क्षति को कम करने के तरीके और साधन को खोजेगा। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कुछ वन पेड़ों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए काटा गया है तो नुकसान भरने के लिए नए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है। नए पौधे लगा करके हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जिस पर पेड़ और अन्य पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं वन कहलाता है, और जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ, हाथी, हिरन, सांप आदि जंगल में रहने वाले पक्षियों को वन्य जीव कहा जाता है। जंगल के पौधों और जानवरों को क्रमशः वनस्पति और जीव कहा जाता है। बड़ी संख्या में प्रजातियां पौधों और जानवरों की उपस्थिति के कारण वनों को जैव विविधता हॉटस्पॉट या फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। वनों और वन्य जीवों के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य उस जैविक विविधता का संरक्षण करना है जो हमें विरासत में मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के नुकसान से इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी पारिस्थितिकी स्थिरता का नुकसान होता है।
किसी चीज में रुचि या चिंता रखने वाले को हितधारक कहा जाता है। जब हम वनों का प्रबंधन या संरक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 4 हिस्सेदार हैं। सबसे पहला हिस्सेदार है लोग, यानी द पीपल। वो लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। दूसरा है सरकार। सरकार का वन विभाग जो वन भूमि का स्वामी है और संसाधनों को नियंत्रित करता है। तीसरा उद्योगपति, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे कि कागज, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, इमारतें बनाने के लिए लकड़ी आदि। और चौथा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वनों को उनके ओरिजिनल कंडीशन में देखना चाहते हैं। जंगलों के आसपास के गांवों में रहने वाले जंगलों वाले लोग जंगल के पेड़ों से जलाऊ लकड़ी, ईंधन लेते हैं और वे आमतौर पर पेड़ों की शाखाओं को काटते हैं, सूखे पत्ते बीनते हैं। इसके अलावा वो वहाँ पर फल, औषधियों आदि को एकत्रित करते हैं, अपने मवेशियों को हरा चारा के लिए इकट्ठा करते हैं, कृषि उपकरण बनाने के लिए लकड़ियाँ लेते हैं, अपने अनाज के भंडारण के लिए वो टोकरियाँ बीनते हैं, घर बनाने के लिए बांस इत्यादि ले आते हैं। इनफैक्ट जंगलों के आसपास रहने वाले लोग इन वन संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन वो इसका उपयोग सस्टेनेबल मैनर के रूप में करते हैं, जिससे कि वनों को क्षति नहीं पहुंचती है। वनों और वन्य जीवों के संसाधनों में वन विभाग की बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि यह सरकार के लिए राजस्व का अच्छा स्रोत है। अधिकांश वन राजस्व इमारती लकड़ी हैं, जो इमारतों और फर्नीचर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए काटे गए वन वृक्षों की बिक्री से आता है। चीड़, सागौन, यूकेलिप्टस आदि इमारती लकड़ी के लिए पेड़ लगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को भी वनस्पतियों से साफ कर दिया जाता है। इससे भारी मात्रा में जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। स्थानीय लोगों को पूरी तरह से बाहर रखने वाले संरक्षित वनों के प्रबंधन के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह एक संरक्षित वन है और जिसमें अल्पाइन घास के मैदान हैं। यहाँ पर गर्मियों में चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने आते थे, लेकिन सरकार द्वारा इन चरवाहों पर रोक लगा दी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि जब भेड़ें आती थीं तो वो घास को चरती थी और घास छोटे छोटे हो जाते थे, लेकिन उनके आना बंद करने से वो घास बढ़ने लगी और बढ़ करके लटकने लग गई। सड़कों के निर्माण, बांधों की रोकथाम, ऐसे विकासात्मक स्टेप से भी वनों को नुकसान पहुंचता है। जंगल के भीतर पर्यटकों के जो विश्राम गृह बनते हैं और वहां पर जब पर्यटक ठहरते हैं तो पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक की बोतलें जो डिस्पोज करते हैं, जंगलों में ही डंप करते हैं, इसके द्वारा भी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। उद्योगपतियों का वन संसाधनों में बड़ा ही निहित स्वार्थ है। वो वनों को केवल अपने उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में एक स्रोत मानते हैं, जैसे कि इमारती लकड़ी का उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग, खेल उपकरण उद्योग आदि। वास्तव में अधिकांश वनों की कटाई औद्योगिक जरूरतों के कारण ही होती है। ये सच है कि विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्माण के लिए आवश्यक विकास के लिए
पेड़ों की लकड़ी की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही साथ जंगल में पेड़ों के नुकसान को पूरा करने के प्रयास किए जाने चाहिए। काटे गए पेड़ों के स्थान पर जंगल में पौधे लगाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वनों का विनाश न केवल वन उत्पादों की उपलब्धता बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और पानी के स्रोतों को भी प्रभावित करता है। वनों को उगाकर फिर से भरने के लिए सिल्वीकल्चर नामक एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया है। अधिक पेड़ पौधे लगाकर इस प्रकार वन वर्धन एक प्रमुख कार्यक्रम है जिससे रिक्तीकरण की भरपाई के लिए शुरू किया गया है। सिल्वीकल्चर कार्यक्रम के कई फायदे हैं। यह उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन करता है, पृथ्वी में एक आदर्श जल चक्र बनाए रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और बाढ़ को भी नियंत्रित करता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एक्टिविस्ट कहा जाता है, जो जंगलों पर निर्भर नहीं हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वनों और वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए। और इन लोगों ने शुरुआती तौर पे बाघ, हाथी, गेंडे आदि जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन वन्य जीव संरक्षित तभी रहेंगे जब वनों का संरक्षण होगा, और वनों के संरक्षण के बिना हम वन्य जीवन को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। आम लोगों के वनों के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि खेजड़ी के पेड़ों का मामला। हमारे देश के राजस्थान राज्य में विश्नोई समुदाय है, जिसके लिए वन और वन्य जीव का संरक्षण एक धार्मिक विश्वास रहा है। 1731 में अमृता देवी विश्नोई ने 363 व्यक्तियों का नेतृत्व किया और राजस्थान में जोधपुर के खेजरीवाल गांव में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह उन लोगों के अपने प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सरकार ने हाल ही में अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। इसके बाद एक और आंदोलन हुआ था गढ़वाल में, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वनों के संरक्षण की दिशा में आम लोगों के योगदान का एक बहुत बड़ा उदाहरण है चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत 1970 में गढ़वाल के रेनी गांव में हुई थी, जहां लकड़ी काटने वाले ठेकेदार को एक गांव के आसपास जंगल में पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। गांव के लोग नहीं चाहते थे कि उनके आसपास के स्वस्थ वातावरण को हानि पहुंचे। एक दिन गांव के पुरुष अपने काम के लिए बाहर गए हुए थे और उसी दिन ठेकेदार के मजदूर आ गए पेड़ काटने के लिए। ऐसे में वहां की महिलाओं ने अपने आसपास के जंगल को बचाने का सफल प्रयास किया और वो जंगल में पहुंच करके हर महिला ने पेड़ों को अपनी बाहों में जकड़ लिया, दबा लिया, जिससे मजदूर पेड़ नहीं काट पाए और पेड़ों की कटाई रुक गई। इस तरह जंगल के पेड़ बच गए। चिपको आंदोलन सभी समुदायों में फैल गया और इससे वन संरक्षण में बहुत बड़ी मदद मिली। इसी तरह से वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी का एक और उदाहरण है, और वो उदाहरण है कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले का। वहाँ पर 1972 में
वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से साल वनों को पुनर्जीवित करने के लिए नई योजना तैयार की। मिदनापुर जिले के अरबारी वन रेंज में एक नई शुरुआत की गई और ये शुरुआत की वहां के दूरदर्शी वन अधिकारी A.K. बैनर्जी ने 1272 हेक्टेयर में फैले हुए साल के वन जो एकदम खराब हो रहे थे उनको संरक्षित करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद ली। उन जंगल की रक्षा के बदले में जिन लोगों ने उसके संरक्षण में मदद की उनको जंगल की कटाई और अन्य कार्यों के अंतिम फसल उत्पादन का 25% रोजगार दिया। इसके अलावा बहुत ही मामूली भुगतान पर उन्हें जलाऊ लकड़ी और उनके मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करने की अनुमति दी गई। जंगल के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की सक्रिय और स्वेच्छा से भागीदारी के साथ 10 साल के भीतर अरबारी का अपमानित साल वन एकदम हरा भरा हो गया। इस प्रकार स्थानीय लोगों की भागीदारी से वनों का कुशल प्रबंधन हो सकता है। मनुष्य द्वारा जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार और हत्या होती है। कई जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए यह एक गंभीर खतरा है। यह उन खाद्य श्रृंखलाओं को भी परेशान करता है जिनमें ये जानवर होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अवांछनीय परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए सांप, जिसकी चमड़ी बहुत महंगे दामों में बिकती है और इससे पर्स, बेल्ट आदि उद्योग धंधे में काफी गति मिलती है, परंतु इनको मारने के साथ खाद्य श्रृंखलाओं पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यह किसानों के मित्र होते हैं और जब खेतों में चूहों और कीड़ों और कीटों को खाते हैं तो इनके मारने से चूहे और कीटों की आबादी बढ़ जाती है और ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और खाद्यान्न उत्पादन में भी नुकसान होता है। प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए और इनको संरक्षित करने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण करना बेहद जरूरी है और इसके लिए कुछ उपाय हैं, इस प्रकार हैं। लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित किसी भी जानवर या पक्षी के अवैध शिकार पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए और इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। जानवरों और पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अवैध शिकार को दंडनीय अपराध बनाया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। भले ही आज किसी प्रकार के जंगली जानवर और पक्षी बहुतायत हैं, लेकिन उनकी अंधाधुंध हत्या वन अधिकारियों द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों का पूरे देश में विकास होना चाहिए और इनमें ताकि जंगली जानवर और पक्षी इनमें प्राकृतिक आवास बनाकर संरक्षित रह सकें। वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े सरकारी विभाग को सभी वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य का समय समय पर सर्वेक्षण करना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि इन जीव जंतुओं की आबादी बढ़ रही है या घट रही है। इमारती लकड़ी और ईंधन के लिए लकड़ी के व्यापार के लिए वन वृक्षों को अनाधिकृत कटाई पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगल की कमी से जंगली जानवर और पक्षियों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनुष्य के साथ साथ प्रकृति की क्रूरता का भी सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा अधिकृत वन वृक्षों की कटाई के मामले में काटे गए वन के
प्रत्येक कण के लिए दीर्घकाल में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बराबर क्षेत्रफल में पेड़ पौधों को लगाना अति आवश्यक है। वन और वन्य जीव ये दोनों ही के संरक्षण के लिए जैसे प्रयास हो रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन जिससे चल रहा है यानी कि पानी, उसका भी संरक्षण किया जाए। पानी जीवन के सभी रूपों, मनुष्यों, अन्य जानवरों और पौधों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। हमारे देश में कुछ भागों में जल का अच्छे संसाधन है, जबकि अन्य भागों में जल के चिरकालिक कमी है। पानी की अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्र में फल फूल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है और वहाँ फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ की फसलें खराब स्थिति में हैं। यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए ताकि देश के सभी लोगों के लिए जल का समान वितरण हो सके। जल के विभिन्न स्रोत जो हमें उपलब्ध हैं वो हैं वर्षा, नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, महासागर, हिमनद आदि। वर्षा जल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में बारिश काफी हद तक मॉनसून के कारण होती है और मॉनसून कुछ ही महीनों तक रहता है। यह वर्षा झीलों, तालाबों को भर देता है और नदियों में भी बह जाता है। वर्षा का कुछ जल जमीन में भी रिस जाता है और वह भूजल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। यद्यपि हमारे देश में अधिकांश भागों में मॉनसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, लेकिन वनस्पति आवरण के नष्ट हो जाने के कारण बहुत सारा वर्षा का जल नष्ट हो जाता है और वो नदियों या नालों में चला जाता है। भूमि से के अंदर रिस नहीं पाता है और भूजल के रूप में पानी की उपलब्धता जिस मात्रा में हमें चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल पाती है। हमारे देश में कुछ प्राकृतिक झीलें हैं और कुछ झीलें बनाई गई हैं। पानी को संग्रहित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कुछ कृत्रिम झीलें भी बनाई गई हैं। वास्तव में हमारे देश के कई शहर इस तरह की झीलों पर पानी के लिए निर्भर करते हैं। अच्छी बारिश के बावजूद भी हम सभी लोगों को पानी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी की ज़रूरत भी बढ़ रही है। भूमि पर पर्याप्त वनस्पति उत्पादन आच्छादन न होने के कारण वर्षा का थोड़ा जल ही भूमि में रिस पाता है और भूमिगत जल के रूप में सिंचित हो पाता है। बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है उच्च उपज वाली फसलों के लिए और पानी की कमी होने के कारण उच्च उपज वाली फसलों के उत्पादन में भी कमी आती है। अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे को नदियों और झीलों में छोड़ने से उपयोग योग्य पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। लोगों की बदलती जीवन शैली, विशेष रूप से जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनकी पानी का खर्च बढ़ता जा रहा है। पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारी नदियां हैं, जो बर्फ के पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी बर्फ को पिघलने के साथ साथ
बारिश के पानी की से भी आपूर्ति करती हैं। नदियों पर बांध बना करके भी जल का प्रबंधन किया जाता है। नदी के पानी का उचित उपयोग करने के लिए, पानी का प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नदियों पर बांध बनाए गए हैं और इस संग्रहित पानी को फिर से वांछित दर से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। और बहुत बड़ा उदाहरण है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध एक ऐसा बांध है जो हमारे देश में पंजाब राज्य में सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। नदियों पर बने बांध नदी के पानी के बड़े भंडार हैं। बांध समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। बांध के जल का उपयोग नहरों के जल द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है। बांध खेतों में फसल को साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। भाखड़ा बांध से निकलने वाली इंदिरा नहर ने राजस्थान के काफी क्षेत्रों में हरियाली ला दी। नदियों के अलावा कुएं, तालाब, ट्यूबवेल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अन्य तरीके हैं जल की पूर्ति के लिए। ग्रामीण भारत के लोगों ने अपनी जमीन पर गिरे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़ी संख्या में पानी को इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि कृत्रिम झीलों की खुदाई, छोटे छोटे तालाब बनाना, गड्ढों में पानी को इकट्ठा करना, मिट्टी के बांधों का निर्माण, रेत और चूना पत्थर से जलाशयों का निर्माण, छत पर जल इकाइयों की स्थापना। इन सभी तरीकों ने भूजल स्तर को रिचार्ज किया है। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वर्षों जल को रोकना नहीं है, बल्कि वर्षा जल को जमीन के नीचे रिसना है ताकि भूजल का पुनर्भरण किया जा सके। जमीन में जमा पानी के विभिन्न फायदे हैं। जमीन में जमा पानी वाष्पित नहीं होता है। जमीन में जमा पानी कुओं को रिचार्ज करने में फैल जाता है। जमीन में जमा पानी मच्छरों के प्रजनन को रोकता है और स्थानीय आबादी के भी कार्यों में इस्तेमाल होता है। जिस तरह से वन्य जीव और जल हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम भी है। कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कोयला और पेट्रोलियम भी प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कोयले का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रेन आदि चलाने के लिए परिवहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त मिट्टी का तेल और एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग खाना पकाने आदि के लिए घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। हमारी पृथ्वी में कोयला और पेट्रोलियम सीमित हैं। कोयला और पेट्रोलियम क्रमशः पौधों और जानवरों के बायोमास के शरण से बने हैं और इसमें लाखों वर्ष लगे हैं। लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे
बायोमास के डिग्रेडेशन के परिणाम स्वरूप कोयले और पेट्रोलियम की भंडारण हुआ। कोयला जमीन में खोदी गई कोयला खदानों से प्राप्त होता है और पेट्रोलियम जमीन में गहरे तेल के कुएं खोदकर प्राप्त किया जाता है। तेल के कच्चे कुओं से प्राप्त कच्चे पेट्रोलियम तेल को फिर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधनों में अलग किया जाता है। बीते समय में कोयले और पेट्रोलियम संसाधनों का इतनी तीव्र गति से उपयोग हुआ है कि यह निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी पर ज्ञात पेट्रोल भंडार लगभग 40 वर्ष में और कोयला लगभग 200 वर्षों तक ही चलेगा। इसलिए पृथ्वी पर कोयले और पेट्रोलियम को उनकी खपत को कम करके संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। इसके अलावा कुछ उपाय इस प्रकार हैं जिनसे हम कोयले और पेट्रोल की उपयोगिता को बरकरार रखते हुए इनको बचा भी सकते हैं। जैसे बिना ज़रूरत के लाइट, पंखे इत्यादि को इस्तेमाल न करें। बिजली बचाने के लिए एफिशिएंट उपकरणों का इस्तेमाल करें। किसी बिल्डिंग में अगर हमें तीसरी मंजिल तक जाना हो तो वहाँ पर हम लिफ्ट का उपयोग किए बिना जा सकें। खाना बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। जो हमारा चूल्हा हो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। गांव में हम सोलर कुकर का भी इस्तेमाल करें। छोटी दूरी अगर तय करनी हो तो हम साइकिल का प्रयोग करें। सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। चूंकि कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण बायोमास से हुआ है, इसलिए इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होता है। जब कोयला और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो दहन उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। यदि दहन ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है और इन सभी उत्पादों में जल को छोड़कर बाकी सब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब जीवों के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और अंधाधुंध उपयोग हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण को दिन ब दिन खराब कर रहा है। हम अपने पर्यावरण को 3R से बचा सकते हैं। ये 3R हैं रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। सबसे पहला है रिड्यूस यानी कि कम करें। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के व्यय में कटौती करके इसको बचा सकते हैं। जैसे कि अभी ऊपर हमने कुछ उपाय देखे कि अगर हम बिना ज़रूरत के निजी वाहन का उपयोग ना करें, बिना ज़रूरत के अगर हम लाइट और पंखों का इस्तेमाल ना करें तो हम अपने संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा R है रीसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण। कागज़, प्लास्टिक, कांच और धातुओं को उपयोग की गई और छोड़ी गई वस्तुओं को एकत्र करके उन्हें संबंधित उद्योगों को ताज़ा कागज़, प्लास्टिक व धातु की वस्तुएं बनाने के लिए भेजना चाहिए। इसके लिए घरेलू कचरे को ठीक से पृथक करना चाहिए और उन कचरों में से
इन चीज़ों को पृथक करके हम उद्योगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए भेज सकते हैं। तीसरा है रीयूज, यानी कि पुनः उपयोग। इसका अर्थ है यदि संभव हो तो हम उन्हीं वस्तुओं का पुनः उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जब हम बाजार से जैम, अचार आदि खरीदते हैं तो उनके जो कंटेनर होते हैं, यानी कि उनके जो डिब्बे हैं, उनको हम जैम, अचार इत्यादि खत्म होने के बाद अपने घर में दूसरी सामग्री जैसे कि नमक, चीनी, चाय पत्ती, दाल इत्यादि रखने के लिए इस्तेमाल करें तो हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लिफाफा है तो हम उस लिफाफे को उल्टा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः उपयोग की प्रक्रिया पुनर्चक्रण की तुलना में बेहतर है, क्योंकि पुनर्चक्रण के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, परंतु पुनः उपयोग में किसी प्रकार की ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। तो आज हमने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के बारे में जाना। आज का सेशन आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ आप सबका धन्यवाद व नमस्कार।